नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल परतक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, वह एसी थ्योरी के बारे में। तो एसी थ्योरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। इसके बाद इसकी वेव के बारे में पढ़ेंगे, आरएमएस मान पढ़ेंगे, औसत मान पढ़ेंगे, आवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे और आवर्तकाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम एसी और डीसी इसमें अंतर के बारे में देख लेते हैं कि एसी और डीसी में क्या क्या अंतर होता है। प्रत्यावर्ती धारा में एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। जबकि डीसी में क्या होता है? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक तार होता है। साथियों हमें ध्यान रखना होगा, जो डीसी में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक तार होता है, एसी में फेज और न्यूट्रल होता है। एसी विद्युत धारा में सिंगल फेज और थ्री फेज, एसी विद्युत धारा में क्या होता है? सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में उपयोग में ली जा सकती है। लेकिन डीसी में क्या होता है? उत्पादित विभव को ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, उसको हम चार्ज करते हैं तो कितना वोल्ट होता है उसको ही हम उपयोग में ले सकते हैं। नहीं तो सिंगल फेज होता है और नहीं थ्री फेज होता है डीसी में। तो एसी में सिंगल फेज और थ्री फेज का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद जो एसी विद्युत धारा होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? यदि वोल्टेज को कम या अधिक करना है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है, तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसका उपयोग करेंगे? ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। एसी में वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। जबकि डीसी में वोल्टेज को अप करने के लिए सीरीज जनरेटर का उपयोग करेंगे, जबकि वोल्टेज को डाउन करने के लिए प्रतिरोधक का उपयोग करेंगे। प्रतिरोध नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रतिरोधक बोल रहा हूं, इसका उपयोग करेंगे। ठीक है साथियों, इसके बाद हम क्या करेंगे? एसी में P बराबर VI cos फाई का मतलब क्या हुआ कि जो cos फाई का मान हमें दिखाई दे रहा है, इसमें P बराबर VI cos फाई दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें पावर P बराबर V इंटू आई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसी है cos फाई का मतलब है पावर फैक्टर। ठीक है साथियों, एसी में जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग हो सकता है, लेगिंग हो सकता है, यूनिटी हो सकता है। लेकिन डीसी में जो पावर फैक्टर होता है वो इकाई होता है। डीसी का जो पावर फैक्टर कितना होता है? इकाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीसी के पावर फैक्टर को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, जबकि एसी का जो पावर फैक्टर है उसको हम आराम से घटा बढ़ा सकते हैं, लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद जो एसी और डीसी में जो अंतर है, एसी विद्युत धारा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसको उच्च वोल्ट तक, अधिक से अधिक वोल्ट तक इसको उत्पादित किया जा सकता है। लेकिन डीसी को अधिकतम 500 वोल्ट तक ही उत्पादित कर सकते हैं, जबकि एसी को अधिकतम वोल्टेज पर उत्पादित किया जा सकता है। इसके बाद जो एसी और डीसी में क्या अंतर है? एसी विद्युत धारा होती है कम खतरनाक होती है, जबकि डीसी विद्युत धारा होती है वो क्या होती है? अधिक खतरनाक होती है। क्यों होती है? क्योंकि एसी विद्युत धारा में वेव बनती है। एसी विद्युत धारा में क्या बनती है? वेव बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है? अगर मनुष्य के करंट भी आता है तो वो क्या धारा द्वारा छोड़ दिया जाता है। जबकि डीसी में क्या होता है? इसमें जो विद्युत धारा होती है वो डायरेक्ट करंट होती है। अगर करंट आने के बाद मनुष्य उस विद्युत धारा को छोड़ नहीं पाता है और उस करंट की चपेट में आ जाता है। इसलिए क्या होता है कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है डीसी में। लेकिन एसी में विद्युत धारा एक ऐसी विद्युत धारा होती है जिसे मनुष्य का करंट आने के बाद भी छूट सकता है, क्योंकि इसमें तरंग बनती है। डीसी में किसी प्रकार की तरंग नहीं बनती है। ठीक है साथियों, तो अब इसके बाद हम ये तरंगे के बारे में बात करें, इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या तो स्क्वायर वेव होती है, क्या त्रिभुजाकार तरंग होती है, क्या वर्गाकार तरंग होती है, क्या सातुट तरंग होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब इसकी वेव बनती है, किस प्रकार से वेव बनती है, इसके बारे में बात करेंगे। जो पहली वेव बनेगी, साथियों ये जो वेव हमें आपको दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलते हैं? जावक्रीय तरंग। इसे हम बोलते हैं जावक्रीय तरंग। इसका मतलब क्या हुआ?
साइनोसाइडल तरंग। ठीक है साथियों, साइनोसाइडल तरंग कौन सी होती है? इस प्रकार की जो तरंगे होती है इसे हम जावक्रीय तरंग बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी तरंग होती है वो होती है वर्गाकार तरंग, जो वर्ग के आकार में होती है। इसको यहां से हमें ध्यान रखना होगा किस प्रकार से बनी है ये। तो ये कौन सी तरंग है? वर्गाकार तरंग। इसे वर्गाकार तरंग बोलते हैं, वर्गाकार तरंग, या इसे हम स्क्वायर वेव भी बोल सकते हैं। इसे हम जावक्रीय या साइनोसाइडल तरंग भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी तरंग बनेगी वो बनेगी त्रिभुजाकार तरंग। ये किस प्रकार की तरंग बनी है? त्रिभुजाकार तरंग। कहने का मतलब ट्रायंगल वेव बनेगी। इसे हम बोलेंगे त्रिभुजाकार वेव, त्रिभुजाकार तरंग। इसके बाद एक और वेव बनेगी, वो इस प्रकार की बनेगी। ठीक है साथियों, और इस वेव को क्या कहेंगे हम? सातुट वेव। ठीक है साथियों, ये हो गई सातुट वेव। अब हमारे पास अलग अलग तरीके की जो वेव दिखाई दे रही है, जावक्रीय तरंग, स्क्वायर वेव, त्रिभुजाकार तरंग, सातुट तरंग, ये हमारे पास अलग अलग तरह की बनी है। अब हम क्या करेंगे, जो एसी में जो वेव बनती है, कहने का मतलब जो पल्सेटिंग एसी है वो किस प्रकार से होती है और शुद्ध एसी किस प्रकार से होती है, तो वो देखेंगे। मान लीजिए ये वेव बनी है, ये किस प्रकार की वेव है? ये एसी विद्युत धारा में शुद्ध वेव है, शुद्ध तरंग है। ठीक है साथियों, अब हम करेंगे ये किस प्रकार की वेव बनी है? ये अशुद्ध वेव है। कहने का मतलब इसे हम पल्सेटिंग एसी भी कह सकते हैं। ये क्या है? शुद्ध एसी। साथियों, मैंने अभी तक आपके सामने वेव बनाई है, वो आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से एसी विद्युत धारा में वेव बन सकती है। अब हम क्या करेंगे कि डीसी विद्युत धारा में किस प्रकार से वेव बनती है वो देखेंगे कि डीसी में वेव बनती है वो किस प्रकार से बनती है। डीसी धारा में जो वेव बनती है, शुद्ध डीसी के लिए जो वेव बनती है वो इस प्रकार की बनेगी। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार की जो हमारे पास वेव बनती है वो पल्सेटिंग डीसी के लिए बनेगी। पल्सेटिंग डीसी के लिए किस प्रकार की वेव बनेगी? इस प्रकार की वेव बनेगी। अब क्या करेंगे, रेक्टिफाइड होने के बाद जो आउटपुट हमें प्राप्त होगी डीसी की, वो किस प्रकार की प्राप्त होगी? यह तरंग किस प्रकार की बनी है? रेक्टिफाइड होने के बाद आउटपुट डीसी प्राप्त हमें इस वेव के द्वारा प्राप्त होगी। तो आपको समझ में आया होगा, शुद्ध एसी इस प्रकार से प्राप्त हुई, अशुद्ध या पल्सेटिंग एसी इस प्रकार से प्राप्त हुई। इसे यहां से और छोटा कर लीजिए। इस प्रकार से हमें शुद्ध डीसी इस प्रकार से प्राप्त हुई, अशुद्ध या पल्सेटिंग डीसी इस प्रकार से प्राप्त हुई, और जो रेक्टिफाइड होने के बाद जो आउटपुट में डीसी प्राप्त होती है वो इस प्रकार से प्राप्त होती है। यह बात आपको समझ में आई होगी, ये किस प्रकार से हुआ है। अब हम क्या करेंगे,
इसकी वेव के बारे में पढ़ेंगे कि आयाम क्या होता है, अधिकतम मान क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ेंगे कि आवर्ती और आवर्तकाल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आवर्ती और आवर्तकाल, मान लीजिए ऐसी धारा की एक वेव बनाई है हमने, इसमें क्या होता है, जो यहां होता है इसे Im बोलते हैं। ठीक है साथियों, और Im क्या होता है, अधिकतम मान। यहां ये कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। ठीक है साथियों, यहां 180 डिग्री पर, यहां इसका मान कितना है, 270 डिग्री पर, और यहां इसका जो मान हुआ वो 360 डिग्री पर, जो एक चक्कर पूरा करने पर हमें प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि आवर्ती और आवर्तकाल में अंतर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्ती और आवर्तकाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों, आवर्ती क्या होती है, जब किसी विद्युत धारा में, किसी परिपथ में 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की जो संख्या होती है, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जितने चक्कर लगते हैं, और जो चक्रों की जो संख्या होती है, इसे क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो लिख लीजिए 1 सेकंड में लगाए गए जो चक्कर होते हैं की संख्या को आवर्ती बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब आवर्ती होती है ए बराबर, इसका जो फॉर्मूला आता है 1/t। आवर्ती का जो फॉर्मूला आता है ए बराबर 1/t, और इसका मात्रक क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज, या इसे चक्र प्रति सेकंड भी इसे बोलते हैं। ठीक है साथ ही इसके दो मात्रक होते हैं, F बराबर 1/t द्वारा इसे इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, आवर्तकाल क्या होता है, जो हमने चक्कर लगाया है इसमें कितना समय लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने यहां से लेकर यहां तक जो चक्कर लगाया है इसमें कितना समय लगा। तो लगाए गए चक्रों में लगा समय ही उसका आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है साथियों, और आवर्तकाल को किस फॉर्मूले से दर्शाएंगे, T बराबर 1/f। एक बार फिर से आवर्तकाल की परिभाषा देख लीजिए। हमने क्या किया है, यहां से लेकर यहां क्या लगाया है, चक्कर लगाया, और इसमें कितना समय लगा है वो इसका क्या है, आवर्तकाल है। और यहां से लेकर यहां तक कितने चक्कर लगाए हैं वो इसकी क्या है, आवर्ती है। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, जो विद्युत धारा का जो सूत्र है उसके बारे में देखेंगे, इसका फॉर्मूला इसके बारे में देखेंगे, इसके ऊपर एक बेस न्यूमेरिकल करेंगे किस प्रकार से होगा। तो अब देखेंगे इसके बारे में एक बेस न्यूमेरिकल। विद्युत धारा का न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो किस प्रकार से होगा, फॉर्मूला इसका किस प्रकार से होगा, I बराबर Im साइन। ठीक है साथियों, ओमेगा टी प्लस थीटा,
ये इसका क्या हुआ, विद्युत धारा का जो फॉर्मूला हो इस प्रकार से हुआ, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में I क्या है, I धारा है, ठीक है साथियों। आई एम क्या है, आई एम अधिकतम धारा, आई एम क्या है, अधिकतम धारा। बहुत ध्यान से देखिएगा, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो ओमेगा है वो क्या है, ओमेगा है, इसका जो मान होता है 2 पाई एफ होता है, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, जो थीटा है वो क्या है, यह फेज अंतराल, थीटा क्या है, फेज अंतराल होता है। थीटा का जो मान होता है इसे हम फेज अंतराल बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बेस न्यूमेरिकल करेंगे, किस प्रकार से होगा, ठीक है साथियों। तो इसका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से लिखेंगे कि I बराबर 5 है, आई एम साइन 314 टी प्लस थीटा। इस प्रकार से क्या हुआ, यह क्वेश्चन हुआ। और उसको किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास यहां फॉर्मूला दिया हुआ है इसके द्वारा इसको ज्ञात करेंगे। अब यह किस प्रकार से ज्ञात होगा, हमें देखना होगा। आई का मान हमें दिया हुआ है, आई एम का मान हमें दिया नहीं है, साइन का मान दिया नहीं है, और थीटा का मान जो ओमेगा उसका मान 314 दिया है, प्लस थीटा का मान नहीं दिया है। तो हमें क्या करेंगे, आई बराबर आई का मान 5 रखेंगे, आई एम साइन 314 टी प्लस थीटा। ये इस प्रकार से हमने इसको पुट कर लिया इस क्वेश्चन में, किस प्रकार से यहां दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जो यहां ओमेगा का मान कितना, 2 पाई एफ होता है, ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का मान पूछा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, लेकिन हमें एक ध्यान रखना होगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी का मान हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो ओमेगा इसका मान कितना होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, और यहां मान कितना दिया हुआ है ओमेगा का 314। क्योंकि यहां देख लीजिए आप एक बार, यहां आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब ये ओमेगा इसका मान यहां 314 दिया है, ध्यान से देखिएगा, और यहां ओमेगा बराबर इसका मान होता है 2 पाई एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि 314 बराबर 2 पाई एफ। यहां तक आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि ओमेगा का मान यहां दिया हुआ है, यहां ओमेगा का जो मान है वो 2 पाई एफ है, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। तो एफ का मान यहां में निकालेंगे, एफ बराबर 314 बट्टा जो 2 पाई एफ, इसको यहां लिख लेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हुआ है, एफ बराबर 314 2 पाई एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ बराबर 314, जो पाई का मान होता है वो 3.14 होता है, पाई का मान कितना होता है 3.14, ठीक है साथ। यहां पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू में ऊपर 100 आएगा, और यहां क्या करेंगे 314 को 314 से काट देंगे, तो यहां इसका फ्रीक्वेंसी का मान वो कितना हुआ, एफ बराबर इसका मान कितना हुआ 50 हर्ट्ज, इसका मान होगा, इसका मान कितना होगा 50 हर्ट्ज इसका मान होगा। आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, आई का मान 5 है, आई एम साइन पाई, यहां ओमेगा का मान 314 है। करेंगे क्या कि यहां ओमेगा का मान है वो 2 पाई एफ है। अब क्या करेंगे, यहां ओमेगा का 2 पाई एफ है और यहां 314 है, 314 को 2 पाई एफ के सामने रखेंगे, क्योंकि ये दोनों किसके मान है, ओमेगा के, ठीक है साथियों। एफ का मान हमें निकालना है, तो एफ बराबर 314 बटा 2 पाई, 2 पाई का मान 3.14 है, तो 3.14 को यहां से
3.14 को पॉइंट हटाएंगे तो यहां इसका मान होगा 100। यहां क्या करेंगे, 314 को 314 से काटेंगे तो इसका मान कितना आएगा 50 हट्टे, इसका जो आंसर है वो निकल करके आएगा। इसके बाद अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट आरएमएस मान और औसत मान के बारे में, यह किस प्रकार से होगा। एसी धारा तथा डीसी के लिए समान उष्मा पैदा करे तो क्या कहलाता है, आरएमएस मान। और आरएमएस मान को हम प्रभावी मान भी बोलते हैं। एसी के लिए, एसी तथा डीसी के लिए समान उष्मा पैदा करे तो क्या कहलाता है, आरएमएस मान। अब आरएमएस मान को किस प्रकार से लिखेंगे हम, आई आरएमएस बराबर आई एम बट्टा √2। ठीक है साथियों, अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो यहां √2 लिखा हुआ और यहां क्या है 1/a, इसका मतलब क्या हुआ 1/√2। ठीक है साथियों, और 1/√2 का मान कितना होता है, तो इसका मतलब क्या है, यहां मान है वो 0.707 है। ये ध्यान से देखना होगा हमें, यह किस प्रकार से हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है 1/√2 और इसका मान √2 का मान 1.414 होता है। इसका मतलब क्या, इसमें भाग देंगे तो इसका मान 0.707 आएगा। इसका मतलब यहां क्या हुआ, IRMS बराबर 0.707 यहां हुआ कि नहीं हुआ, इंटू IM। IRMS बराबर 0.707 इंटू अधिकतम मान। IM क्या होता है, अधिकतम मान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि IRMS है वो इसके अधिकतम मान के 0.707 के गुणा में है। ठीक है, इसका मतलब IRMS का जो मान है वो इसके IM के 707 के गुणा में है। ठीक है साथियों, ये किस प्रकार से हुआ। अब हम करेंगे औसत मान के बारे में, ये किस प्रकार से हुआ। एसी धारा तथा डीसी के लिए, एसी धारा तथा डीसी के लिए समान आवेश उत्पन्न करे तो इसे हम क्या कहते हैं, औसत मान कहते हैं, एवरेज वैल्यू कहते हैं। तो अब इसको किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, ये किस प्रकार से ज्ञात होगा। इसको यदि हम ज्ञात करें, आई एवरेज बराबर 2IM बटा पाई। ठीक है साथियों, ये किस प्रकार से हुआ, आई एवरेज बराबर 2IM बटा पाई। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, यहां पाई दिया हुआ है, यहां 2 दिया हुआ है। यदि पाई का मान कितना होता है 3.14, यहां यदि 2 में 3.14 का भाग देंगे तो यहां जो मान निकल के आएगा वो आएगा 0.637। ये ध्यान से देखना है किस प्रकार से हो रहा है कि यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां पाई दिया हुआ है और पाई का मान 3.14 होता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि 2 में 3.14 का भाग देंगे तो इसका मान निकल के आएगा 0.707। ठीक है साथियों, 0.637 इसका मान निकल के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, आई एवरेज बराबर यहां मान कितना हुआ 0.637, मान लीजिए 0.637 इंटू IM। ठीक है साथियों, आई एवरेज बराबर 0.637 इंटू अधिकतम मान। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई एवरेज, इसका मतलब है कि जो औसत मान है वो इसके अधिकतम मान IM के 0.637 के गुणा में। ठीक है साथियों, ये इस प्रकार से हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे किस प्रकार से हुए। ठीक है साथियों, हम RMS मान के बारे में देखेंगे कि इसका IM है वो किस प्रकार से निकलेगा। IM का हमें मान निकालना है तो करेंगे क्या, IRMS बराबर
0.707 इंटू IM। हमें क्या करना है, IM का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, IRMS का मान कितना है 70 और I यहां 0.707 इसका मान है। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू में यहां 3 संख्या तो 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है साथियों, इस 7 को यहां इसको काटेंगे तो इसका मान कितना आएगा 101, 101 इसका मान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो मान है ऊपर वो कितना हुआ, 1 जीरो यहां पर आ गया, 3 जीरो यहां पर। इसका मतलब 1 2 3 और 4 यहां जीरो आ गए और बट्टे में कितना है 101 है, 101। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका मान है वो 99 पॉइंट कुछ कुछ होता है, लेकिन हमें इसका मान कितना मानना है, इसका मान लगभग 99 मानना है। कहने का मतलब जो इसका मान निकल के आया है वो 99 होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा फॉर्मूला किस प्रकार से होगा, औसत मान के बारे में। ठीक है साथियों, इसमें क्या है, हमें आई एवरेज का मान निकालना है। ठीक है, इसमें आई एवरेज का मान निकालना है। तो इसमें क्या होगा 0.637 इंटू IM होता है। तो IM हमारे पास IM का मान कितना दिया हुआ है 100। इसका मतलब क्या हुआ, आई एवरेज बराबर 0.637 है इंटू 100। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, पॉइंट को यहां से हटाएंगे नीचे 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे यहां पर, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान यहां से जीरो कटेगा और यहां पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान 63.7 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, और इसका मान 99 एम्पियर हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।